Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I'm Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss types of crystalline solid from chemistry book by Azim Academy. आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा है जिसमें सबसे पहला पोर्शन जो है वो टाइप्स ऑफ सॉलिड है, जिनमें सबसे पहले मेटालिक सॉलिड्स की बात हो रही है, फिर आयोनिक की है, देन मॉलिक्यूलर एंड लास्ट पे कोवेलेंट सॉलिड्स की बात होगी। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे सॉलिड डिस्कस करूंगी वो है मेटालिक सॉलिड्स। अगर मैं मेटालिक सॉलिड्स की बात करूं तो मेटालिक सॉलिड एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कैटायंस मौजूद हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर इसकी थ्योरी आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि जब भी कोई एक एटम ले वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जिस चीज़ में से वो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको हम मेटल कैटायन कहते हैं। अगर मैं आयोनिक सॉलिड्स की बात करूं तो आयोनिक सॉलिड्स में मुख्तलिफ आयन्स आपस में कंबाइन करते हैं। आयन्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो कैटायन होंगे या एनायन होंगे। कैटायन के ऊपर चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है जबकि एनायन पर चार्ज हमेशा नेगेटिव है, तो दोनों कैटायन और एनायंस के आपस से कंबाइन करने से जो सॉलिड बनेगा उसको आयोनिक सॉलिड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स नोबल गैसेस भी हो सकती हैं, ये कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके अगर वो हमारे पास सॉलिड बनाएंगे तो उनको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। लास्ट जिसको हम कोवेलेंट सॉलिड्स कहते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स बनाने के लिए किसी किस्म के आयन्स यूज नहीं होते बल्कि एटम्स कंबाइन करके कोवेलेंट सॉलिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है कि हमारे पास मेटालिक, आयोनिक, कोवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बॉन्डिंग किस तरह की मौजूद है। अगर मैं बात करती हूँ मेटालिक सॉलिड्स की तो मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो बॉन्ड मौजूद है उनको कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, और अगर मैं बात करती हूँ आयोनिक सॉलिड्स की तो कैटायंस और एनायन यानी ऑपोजिटली चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में दो तरह की फोर्सेस मौजूद होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनकी दोनों फोर्सेस बहुत ही वीक हैं। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करूं तो कोवेलेंट सॉलिड्स में बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो सबसे पहले मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में मेंशन है कि इनमें चूंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने आयोनिक या कोवेलेंट में है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो हार्डनेस है वो सॉफ्ट से हार्ड की तरफ ही है, यानी कुछ ऐसे हमारे पास सॉलिड्स हैं जो सॉफ्ट होंगे और कुछ ऐसे सॉलिड्स होंगे जो हार्ड होंगे। जो है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स वो भी फिर वेरी करेंगे। जो हमारे पास सब्सटेंसेस सॉफ्ट होंगे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे, और जो हमारे पास हार्ड स्टेट में होंगे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे। इसके अलावा ये मालेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटालिक क्लस्टर शो करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। उसके बाद अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ आयोनिक सॉलिड्स की तो आयोनिक सॉलिड्स जो है उनमें बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो हार्ड होते हैं। इसके अलावा मॉडरेट टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी जो चूँकि हार्ड हैं, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एक अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या है, इनमें बॉन्डिंग चूँकि वीक है, डायपोल डायपोल होती है, या हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से इनकी वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनकी डेंसिटी भी क्या है, कम है। डेंसिटी कम होने के साथ साथ दे आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट, इनकी में ट्रांसपेरेंसी शो करने का फिनोमेना भी मौजूद होता है। इसके अलावा अगर इनकी बात करती हूँ कंडक्टिविटी की तो ये हमारे पास एक अच्छे कंडक्टर नहीं है। लास्ट सॉलिड जिनको हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड्स। बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और हार्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, लेकिन इनको भी हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इतनी आसानी से करंट इनमें से पास नहीं कर पाता क्योंकि इनमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। अगर इनके एग्जांपल्स पे आए तो सबसे पहले मेटालिक सॉलिड्स में चूँकि मेटालिक यानी मेटल्स मिलके सॉलिड्स बनाएंगे तो मुख्तलिफ तरह की मेटल्स की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। इनमें सबसे पहली एग्जांपल आपके सामने बॉक्स में शो हो रही है दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है या टंगस्टन है। अगर मैं बात करती हूँ आयोनिक सॉलिड की तो आयोनिक सॉलिड में हम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl को डिस्कस कर चुके हैं। दो और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, एक सोडियम नाइट्रेट की और दूसरी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल डिस्कस करूं तो हमने टॉपिक के अंदर आयोडीन की एग्जांपल पढ़ी थी, लेकिन आयोडीन के अलावा मुख्तलिफ तरह की नोबल गैसेस एज ए एलिमेंट मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, P4
S8 यानी सल्फर के 8 मॉलिक्यूल, आयोडीन, ये वाटर, ये तमाम की तमाम हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल है क्योंकि ये एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं बात करती हूँ कोवेलेंट सॉलिड्स की, तो कोवेलेंट सॉलिड्स में जो हमने एग्जांपल डिस्कस की चैप्टर के अंदर, दैट वाज डायमंड। डायमंड के अलावा यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड और इसके अलावा SiO2 की एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 4 का आखिरी टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। हम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। एवोगैड्रो नंबर की डिटर्मिनेशन करने के लिए मुख्तलिफ तरह के मेथड्स यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक सिंपल सा मेथड डिस्कस करेंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी भी चीज़ के एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करनी है तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन उनमें सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वॉल्यूम। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको डेंसिटी पता हो और एटम्स या जो भी चीज़ें हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी देन आप उसमें से वॉल्यूम कैलकुलेट करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस एग्जांपल को मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे जो मेंशन है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड is 2.65 gram per cubic centimeter. It is made of cubic array of alternate of lithium ions and fluoride ions, and the distance between these ions is 2.01 angstrom, that is equal to 2.01 multiplied 10 की पावर -8 centimeter. Calculate the Avogadro number. न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में सबसे पहले कुछ डाटा गिवन है, लेकिन इस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहली बात ये कि लिथियम फ्लोराइड है जिसमें लिथियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव एंड फ्लोराइड पे चार्ज क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड है। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला की टर्म यूज नहीं होती, बल्कि इंपीरिकल फार्मूला या फार्मूला मास की टर्म यूज होती है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, और फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए लिथियम प्लस फ्लोरीन के मास को ऐड करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास ऑफ लिथियम फ्लोराइड। अगर लिथियम का मास देखा जाए दैट इज 6.939 और अगर फ्लोरीन का मास देखा जाए दैट इज 18.9984। इन दोनों मासेस को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आया दैट वाज 25.9374 ग्राम पर मोल। ये फार्मूला मास है लिथियम फ्लोराइड का। इसके साथ अगर स्टेटमेंट में देखें तो स्टेटमेंट में डेंसिटी भी गिवन थी, डेंसिटी वाज 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी भी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है, और हम जानते हैं कि डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, यानी मास और वॉल्यूम अगर पता हो तो डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है तो मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास जो फार्मूला होगा दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू M/D, यानी मोलर मास को मैं डेंसिटी से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मोलर मास जो कि 25.9374 ग्राम पर मोल है, इसको मैं डेंसिटी से डिवाइड करूंगी दैट इज 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे ही इन दोनों को मैंने डिवाइड किया मेरे पास एक आंसर आया दैट वाज 9.788 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल। ये बेसिकली मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास वॉल्यूम है लिथियम फ्लोराइड का। उसके बाद अगर आपने कैलकुलेट करना है, अब आपके पास जो भी टर्म आई है इस टर्म का आप क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट जैसे ही मैं लूंगी तो मेरे पास एज लेंथ जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो जो 9.788 क्यूबिक सेंटीमीटर था उसका मैंने क्यूब रूट लिया तो मेरे पास आंसर आया 2.139 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एज लेंथ की कैलकुलेशन आ गई। अब अगर आपने टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव यानी लिथियम एंड फ्लोराइड आयंस कितने मौजूद है एज लेंथ पे, अगर उनके नंबर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप दो चीज़ों को डिवाइड करेंगे। आप एज लेंथ को उसके डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। एज लेंथ कितनी है 2.139 सेंटीमीटर, उसको डिस्टेंस से डिवाइड करूंगी दैट इज 2.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेंटीमीटर पर आयन। इन दोनों को जैसे ही मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये मेरे पास एक एज लेंथ पे लिथियम एंड फ्लोराइड आयंस की तादाद है। अब अगर मुझे टोटल आयंस की कैलकुलेशन करनी है कि टोटल लिथियम आयन और टोटल फ्लोराइड आयंस कितने हैं एक क्यूब में, तो अगर आपने एक के अकॉर्डिंग निकाल लिया तो आप इस स्टेटमेंट का क्यूब लेंगे, यानी कि 1.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का आप क्यूब लेंगे, आंसर आएगा 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। इस तरह मैं मुख्तलिफ टोटल आयंस की तादाद लिथियम एंड फ्लोराइड की कैलकुलेट कर सकती हूँ। लेकिन मुझे तो एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो अगर एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करने हैं तो 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 टोटल आयंस को मैंने डिवाइड किया 2 से, क्योंकि टोटल आयंस 2 थे। जब मैंने इनको डिवाइड किया आंसर आया 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, एंड यही वो एवोगैड्रो नंबर है जो हमने कैलकुलेट करने थे। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।